हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेनिटिडीन के बारे में। सब लोग जानते हैं एसी लॉक, जिनटेक, हिस्टैक, इन सभी दवाओं के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये दवा क्या है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किन दवाओं के साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। आपके हाथ में अगर इन निम्नलिखित दवाओं में से कोई भी दवा आपके हाथ में प्रेजेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात मानिए मेरा, इसको एंड तक देखते रहिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेनिटिडीन कौन कौन से डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है और इसका स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले इसका सिरप आपको देखने को मिल रहा है कि ये रेनिटिडीन सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसमें 15 mg प्रत्येक ml में पाया जाता है। एसी लॉक टैबलेट जो होते हैं या कहा जाए टैबलेट्स भी इसके रेनिटिडीन के अवेलेबल हैं, जिसमें 75 mg, 150 mg और 300 mg के फॉर्म में आपको ये मिल सकते हैं। एसी लॉक हालांकि 150 और 300 mg में आता है। कैप्सूल की बात कर लेते हैं, 150 mg और 300 mg के कैप्सूल भी अवेलेबल है रेनिटिडीन के, और इंजेक्शन भी अवेलेबल है रेनिटिडीन के 25 mg पर ml। याद रखिएगा कि अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि पर ml इंजेक्शन जो होता है हमारे रेनिटिडीन का, उसमें कितना mg पाया जाता है, तो उसमें आप बता सकते हैं 25 mg। रेनिटिडीन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, इसके बारे में बात होने वाला है। सबसे पहले ओरल फॉर्म की बात करते हैं, जिसमें सिंपली आपको जीभ पे अपने दवा रखना है और पानी से पी जाना है। सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है बेनाइन गैस्ट्रिक एंड डियोडेनल अल्सर। आपके पेट में कहीं फोड़ा है या आपके इंटेस्टाइनल के फर्स्ट पार्ट में, जहाँ से पेट और इंटेस्टाइन आपस में जुड़ रहा है, वहाँ पर अगर मान लीजिए आपके कोई फोड़ा हो जा रहा है तो उसको सही करने के लिए आप रेनिटिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गैस्ट्रिक अल्सरेशन को आपको सही करना है तो 300 mg रेनिटिडीन को रात में सोते समय आप सिंपली पानी से खा लीजिएगा एक ही बार, या तो आप सुबेरे 150 mg लीजिए और शाम को 150 mg लीजिए, ठीक है। मगर यदि आपको बेनाइन ड्यूडेनल अल्सरेशन को सही करना है तो उस केस में आपको 300 mg लेना है सुबह शाम 4 हफ्तों तक के लिए, ताकि आप ड्यूडेनल अल्सर को सही कर सकें। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, मतलब कितने दिन तक ये दवा चलेगी, वो दवा चलेगी 4 से 8 हफ्तों तक के लिए, यदि आप बेनाइन गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सरेशन को सही करना चाह रहे हैं तो। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है एनसेड एसोसिएटेड अल्सरेशन। आपको पहले मैं बता देता हूं कि दर्द की दवाओं को खाने से आपके पेट में फोड़े हो सकते हैं, पेट में इरिटेशन हो सकता है। टेक्निकल वर्ड में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझाऊंगा। कॉक्स 1 कॉक्स 2 दो तरह के एंजाइम होते हैं। कॉक्स 1 को जब इनहिबिट कर देता है, मतलब ये दवाएं जब उस एंजाइम पे काम करने लगती हैं तो उसकी वजह से आपके पेट में खलबली मच जाती है और जिसकी वजह से पेट में फोड़ा हो सकता है। तो एनसेड्स क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये ऐसी दवाएं हैं जो आपके शरीर में दर्द को कम करती हैं, और अक्सर करके ये प्रचलन चल चुका है। आप कभी भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाइए तो दर्द की दवाओं के साथ में आपको एसी लॉक मिला के दे देते हैं लोग। और ऐसा भी होता है जब आपको बुखार होता है तो आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक के साथ में भी एसी लॉक ले लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिनको एसी लॉक के साथ में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो एंटीबायोटिक अपना काम नहीं कर पाते हैं। फिलहाल मैं पॉइंट पे आता हूँ। यदि किसी भी दर्द की दवा की वजह से आपके पेट में फोड़ा हो गया है और आप उसको सही करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 8 हफ्तों तक के लिए रेनिटिडीन का इस्तेमाल करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि दर्द की दवा को खाने के बाद हमारे पेट में फोड़ा ना हो या अल्सर ना हो, तो उस केस में आपको 150 mg रेनिटिडीन का इस्तेमाल करना होता है सुबह शाम 2 टाइम। और याद रखिएगा कि बच्चों के केस में, बच्चों की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 3 साल से 12 साल तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनमें क्या किया जाता है, 2 से 4 mg रेनिटिडीन दिया जाता है पर kg के हिसाब से, और 150 mg से ज़्यादा रेनिटिडीन बच्चों को नहीं दिया जाता है। और जो भी डोज दिया जा रहा है 2 से 4 mg पर kg के हिसाब से, वो तकरीबन सुबह और शाम देना है, तकरीबन 4 से 8 हफ्तों तक के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को। अगर आपको सही करना है तो इसको सही करने के लिए आपको 300 mg रेनिटिडीन का ज़रूरत पड़ता है। एक वयस्क को दिन में एक बार वो 300 mg खा लें, या तो सुबह शाम वो 150 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं एमॉक्सीसिलिन 750 mg के साथ में। याद रखिएगा कि एमॉक्सीसिलिन 3 टाइम देना होगा दिन भर में। मेट्रोनिडाजोल 500 mg का भी इस्तेमाल आपको इसी के साथ करना होगा दिन भर में 3 टाइम। ये तकरीबन 2 हफ्तों का कार्यक्रम है। मगर याद रखिएगा कि 2 हफ्तों के बाद में आपको मेट्रोनिडाजोल और
एमोक्सिसिलिन को बंद कर देना है और केवल रेनिटिडीन पे आपको 2 हफ्ते और चलना है। मतलब 2 हफ्ते का कोर्स खत्म, 2 हफ्ते और रेनिटिडीन खाइए। फिर आ रहा है बात को गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज का। गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर खराब हो जाते हैं। मतलब आपके पेट के अंदर बनने वाला जो अम्ल है वो आपके खाने के नली में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके खाने की नली में जल जाता है आपका खाना का नली, और आपको हार्ट बर्न होता है, सीने में बहुत तेज दर्द होता है। तो इन सबको सही करने के लिए भी आप रेनिटिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेनिटिडीन को इस्तेमाल किया जाता है तकरीबन 150 mg का सुबह और शाम 2 टाइम में आपको रेनिटिडीन दिया जाएगा यदि आपको गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज को सही करना है तो। और 300 mg दिया जा सकता है, याद रखिएगा। या तो आप सुबह शाम 150 mg लीजिए, या तो रात में सोते समय 300 mg आप रेनिटिडीन का इस्तेमाल कर लीजिए तकरीबन 8 हफ्तों तक के लिए। यदि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, फ़ायदा ना दिखे तो 150 mg आपको 4 बार खाना होगा 12 हफ्तों तक के लिए, जब बहुत ही बद से बदतर केस हो जाएगा तब। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड, जब हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चों में तकरीबन 5 से 10 mg प्रति kg के हिसाब से देना है डिवाइडेड डोज में। मैक्सिमम डोज होगा 150 mg गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज को सही करने के लिए। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताऊंगा कि पूरे दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन इससे पीड़ित है, मगर उनको ये पता नहीं रहता है कि हमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। तो जब आपके पेट में फोड़े हो जाते हैं या किन्हीं कारण बस आपको उल्टी दस्त होता है तो उस केस में जब आपका टेस्ट होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, तब पता चलता है कि आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानना तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन की। हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जिसमें होता क्या है कि आपके पूरे शरीर में कोई कैंसर आ रहा है, लीवर में या आपके पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा अम्ल बनने लगता है, एसिड बनने लगता है, और इसको सही करने के लिए आपको 150 mg का इस्तेमाल करना होगा दिन में 2 बार या 3 बार शुरुआती तौर पे। मगर आगे चल के अगर आपको इसमें कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है तो 6 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेनिटिडीन का, या आप इस्तेमाल करवा सकते हैं रेनिटिडीन का। मैं ये वीडियो मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ और मेरे शब्द जो हैं वो पेशेंट्स के लिए डिनोट हो रहे हैं, मगर मैं बार बार यही कहूँगा कि दवाओं का ज्ञान मैं केवल आपको एक समझ के लिए दे रहा हूँ। कृपया किसी भी दवा को ऐसे ही मत खा लीजिएगा, क्योंकि दवा सही हाथ में है तो दवा है, और गलत हाथ में पड़ गया यदि तो वो एक जहर है। एसिड एस्पायरेशन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेसिया। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब लोगों को बेहोश किया जाता है या ऐसा कह लीजिए उनके शरीर को शून्य किया जाता है, तो ऐसा चांसेस होता है कि उनके पेट के अंदर बनने वाला अम्ल उनके फेफड़ों में, पेशेंट के फेफड़ों में भी जा सकता है। तो ऐसी दिक्कत ना आए, पेशेंट के फेफड़े में एसिड ना जाए, तो हम क्या मेजर प्रिकॉशन लेते हैं वो देखिएगा। एडल्ट रिक्वायर 150 mg 150 mg 2 आवर्स बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थेसिया। मतलब जो पेशेंट है उसको शून्य करने के 2 घंटे पहले 150 mg एसिलॉक रेनिटिडीन हम उसको खिला देते हैं। प्रीफरेबली एन एडिशनल डोज ऑन द प्रीवियस इवनिंग, या ऐसा भी कह लीजिए कि एक दिन पहले, मान लीजिए कल उसका ऑपरेशन होना है, कल उसको हमको शून्य करना है, तो आज शाम को ही हम रेनिटिडीन उसको दे देते हैं ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब दूसरे दिन वो हमारे पास आता है तो 150 mg रेनिटिडीन उसको वापस से खिलाते हैं ताकि एसिड एस्पायरेशन ना हो सके। अब बात करते हैं इंडिकेशन की। लास्टली है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का एक कॉमन लैंग्वेज में आप जान रहे होंगे इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब अपच। अपच को अगर आपको सही करना है तो रेनिटिडीन का 75 mg आपको लेना पड़ेगा, रिपीटेड अप टू 4 डोज डेली, जिसमें आपको 75 mg जो है उसको दिन भर में 4 बार लेना पड़ जाएगा। अगर मैंने कहीं 175 बोला तो मुझे माफ़ कीजिएगा, 75 mg रिपीट करना होगा दिन भर में 4 बार आपको। मैक्सिमम 2 हफ्तों तक के लिए ये कार्यक्रम चलेगा, तब आपको कहीं जाकर डिस्पेप्सिया से छुटकारा मिलेगा। ऑफ कॉन्टिन्यूअस एट ईच टाइम फॉर क्रोनिक एपिसोडिक डिस्पेप्सिया, मतलब समझिएगा जब बहुत बद से बदतर रूप दिखाता रहता है, एपिसोडिक मतलब एक के बाद एक रूप दिखा रहा है, खाना नहीं पच रहा है सही से, तो उस केस में 150 mg को आपको दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना है तकरीबन 6 हफ्तों तक के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि ज़्यादातर अगर मान लीजिए आपको एसिलॉक को रात में सोते समय आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो इसी बात पे आप एक लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा वाओ। चलिए अभी ध्यान से समझिएगा, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे ओरल डोजेज फॉर्म की, जिसमें आपको पानी का इस्तेमाल करके सिंपली दवा को खाना था, मगर अब बात होने जा रही है इंजेक्शन की। यदि आप हाइपर सिक्रीटरी कंडीशन को सही करना चाहते हैं रेनिटिडीन के इंजेक्शन से, तो शुरुआत में आपको 1 mg प्रति kg प्रति घंटे
के हिसाब से आपको किसी भी एक पेशेंट को रेनिटिडीन को देना है, ठीक है। अगर आगे चल के आपको लगता है कि हमें डोज को बढ़ाना है तो 0.5 mg आप और बढ़ा सकते हैं। अगर स्ट्रेस अल्सरेशन की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस अल्सरेशन क्या है, मतलब आप समझिएगा कि जब आप किसी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी भी चीज़ को गंभीरता से सोच लेते हैं, या ऐसा समझ लीजिए जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ जो होता है उसको कह सकते हैं आप, वहाँ एक स्ट्रेस की वजह से अल्सरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो भी हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अम्ल बनने लगता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको स्ट्रेस अल्सरेशन हो गया है अपर जीआई ट्रैक्ट में, तो उस केस में आप कितना mg इस्तेमाल कर सकते हैं रेनिटिडीन का, इसकी बात कर रहे हैं। शुरुआती तौर पे 50 mg रेनिटिडीन का देना होगा आईवी इंजेक्शन के द्वारा, बहुत धीरे धीरे, और आगे चल के आपको याद रखिएगा यहाँ mcg की बात हो रही है, आगे चल के 120 से 250 mg आप बढ़ाएंगे पर kg पर हावर के हिसाब से, ठीक है, पर आवर, एज कॉन्टीन्यूस आईवी इन्फ्यूजन, मतलब आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा ही। मगर आगे चल के जैसे ही पेशेंट सही हो जा रहा है तो उस केस में आपको 150 mg टैबलेट आपको देना होगा उस पेशेंट को रेनिटिडीन का। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है या साइड इफेक्ट हो सकता है रेनिटिडीन का, उसके बारे में। सबसे पहले आ रहा है हेडेक, आपके सर में बहुत तेज दर्द होगा, डिजीनेस, चक्कर आने की संभावना हो सकती है जब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रोलैक्टिन की मात्रा एक इंसान के शरीर में बढ़ जाती है और उसके वजह से जो उसके चेस्ट हैं वो ब्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। माय गॉड। हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब आपके शरीर पे फफोले पड़ने लगेंगे। कंफ्यूजन, यदि साइड इफेक्ट देखने को मिला तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि पापा आप कौन है, आप मम्मी ही हो ना, ऐसा दिक्कत होने का चांसेस हो सकते हैं। हैल्यूसिनेशन, हैल्यूसिनेशन से मेरा मतलब है जो चीज़ आपके सामने नहीं होगा, वर्चुअल फिजिकली जो चीज़ आपके सामने नहीं होगा वो भी आपको बेमतलब में दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने रेनिटिडीन खाया और मुझे अगर साइड इफेक्ट हो जा रहा है तो मेरे आँख के सामने ज़बरदस्ती हाथी आके खड़ा हो जाएगा, मेरे कमरे में ही खड़ा हो जाएगा, मगर हालांकि वो हाथी रियल नहीं होगा, आपके दिमाग का खेल होगा। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस में आपके पूरे चेहरे पे सूजन आ जाएगा, ये एक तरह का एलर्जी ही होता है। कैसे लोग रेनिटिडीन का इस्तेमाल ना करें ये ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोग जिनको रेनिटिडीन से हाइपर सेंसिटिविटी है या जिनको प्रोफायरिया की शिकायत है, मतलब इस दवा को खाने के बाद उनके शरीर में खून के थक्के जमने लग रहे हैं हर जगह शरीर पे, तो ऐसे लोग इस दवा को ना खाएं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल प्रिकॉशंस की। स्पेशल प्रिकॉशन मतलब कुछ ज़्यादा ही विशेष ध्यान देना पड़ जाता है तब जब किसी शरीर में, किसी एक व्यक्ति के शरीर में अगर कैंसर है तो उस केस में आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं रेनिटिडीन का तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रीनल इम्पेयरमेंट, हिपैटिक इम्पेयरमेंट, यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो रेनिटिडीन का इस्तेमाल करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ मत कीजिएगा। हिपैटिक इम्पेयरमेंट मतलब लीवर में कोई दिक्कत है तो भी बिना डॉक्टर के सलाह के इस दवा का इस्तेमाल मत कीजिएगा। प्रेग्नेंट हैं अगर औरत तो उस केस में भी एसिलॉक का इस्तेमाल करते समय या रेनिटिडीन का इस्तेमाल करते समय बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। लैक्टेटिंग वुमेन, ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो भी रेनिटिडीन खाते समय बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखें अपना, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये दवा आपके दूध के रास्ते बच्चे में भी जा सकता है। इन्फेंट्स मतलब जो छोटे छोटे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको रेनिटिडीन देते समय बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ जाएगा। चलिए अब ड्रग इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। आपको बहुत विशेष तौर पे इसको सुनना होगा कि रेनिटिडीन खाते समय आपको कौन सी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहले आ रहा है कीटोकोनाजोल, ये एक तरह का एंटी फंगल ड्रग होता है जो कि आपके शरीर में अगर कहीं फंगल इन्फेक्शन है तो उसको सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आप कीटोकोनाजोल का इस्तेमाल करें तो रेनिटिडीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि रेनिटिडीन कीटोकोनाजोल को आपके शरीर के अंदर घुलने नहीं देगा। यदि कीटोकोनाजोल आपके शरीर में घुला नहीं तो काम क्या करेगा। यदि आप स्मोकिंग करते हैं, मतलब अगर आप सुट्टेबाजी हैं आपके जहन में, या ऐसा कह लो कि आप सुट्टेबाज हो, तो उस केस में भी आप मेडिकल स्टोर वाले को या डॉक्टर को पहले बोल देना कि सर मैं स्मोकिंग करता हूं, तो रेनिटिडीन आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि स्मोकिंग प्लाज्मा लेवल जो होता है रेनिटिडीन का उसको घटा देता है, जिसकी वजह से रेनिटिडीन अपना काम नहीं कर पाता है। यदि आपके पैरों में सूजन है, यदि आपको पेशाब नहीं आ रहा है, यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इन तीनों ही केस में डॉक्टर आपको फ्यूरोसेमाइड देते हैं। फ्यूरोसेमाइड एक ऐसी दवा है जो पेशाब लगाता है बहुत ज़्यादा,
जो आपके पैरों के सूजन को कम करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो इन सभी केसेस में यदि फ्यूरोसेमाइड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो रेनिटिडीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फ्यूरोसेमाइड आपके शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक के रह जाएगा और आप दोबारा से फ्यूरोसेमाइड का एक डोज ले लेंगे तो एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपको फ्यूरोसेमाइड का। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड क्या है कम शब्द में समझिएगा। फ्यूरोसेमाइड एक तरफ का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के पर्चे के आपको ये दवाई नहीं मिलती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए, एडिमा को सही करने के लिए मतलब पैरों में जो सूजन हो जा रहे हैं या शरीर में कहीं सूजन हो जा रहा है तो उसको सही करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आया तो कमेंट में मुझे बताइएगा। 5000 लाइक के लिए मैंने एम किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।